सुबह के 7:30 बज चुके थे। रिया स्कूल के लिए तैयार होकर चुपके से ऊपर अपनी मम्मी के बेडरूम में गई और धीरे से डोर खोला तो देखा कि सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा था। नीचे ड्राइंग रूम में आई तो उसके पापा सोफे पर बेसुध सो रहे थे। अपने रूम में आकर उसने अपनी गुल्लक में से 50 रुपये निकालकर पॉकेट में रख लिए। बैग उठाकर स्कूल बस पकड़ने के लिए निकलने लगी तो काम वाली बाई सीमा आई और बोली कि रिया बेटा, आलू का पराठा बनाया, खाकर जाओ। रिया ने मायूस नज़रों से सीमा आंटी की ओर देखा और बोली, नहीं आंटी, भूख नहीं है। सीमा ने पराठा टिफ़िन में पैक करके ज़बरदस्ती टिफ़िन उसके बैग में डाल दिया। रिया स्कूल के लिए निकल गई। सीमा सोचने लगी, बेचारी छोटी बच्ची, साहब और मेम साहब के रोज़ के लड़ाई झगड़ों से इस 12 साल की उम्र में कितनी बड़ी हो गई है। सीमा पिछले 10 साल से विशाखा और धीरज के यहाँ काम कर रही है। दोनों मल्टीनेशनल कंपनी में ऊंचे पदों पर कार्यरत है। रिया उनकी इकलौती बेटी है। किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। कमी है तो बस एक ही कि दोनों पति पत्नी अक्सर एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। धीरज पिछले कुछ समय से विशाखा से तलाक चाह रहा है और वह चाहता है कि रिया की जिम्मेदारी विशाखा उठाए और विशाखा रिया की जिम्मेदारी धीरज को देने के साथ साथ जायदाद में अपने लिए हिस्सा चाहती है। इस कारण दोनों अक्सर लड़ते झगड़ते रहते हैं। माता पिता दोनों में से बच्ची की जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता है, इसलिए दोनों एक दूसरे के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल भी करते हैं। बेचारी रिया स्कूल से घर आकर अपने कमरे में दुबक जाती है। केवल सीमा आंटी से ही बात करती है। प्रतिदिन की तरह विशाखा और धीरज ने नाश्ता अपने अपने कमरे में किया और ऑफिस के लिए निकल गए। करीब 12 बजे स्कूल से कॉल आया कि जल्दी हॉस्पिटल पहुंचो। रिया को हॉस्पिटल ले जाया गया है। रिया सीढ़ियों से गिर गई है और उसे बहुत चोट आई है। हॉस्पिटल पहुंचकर पता चला कि रिया बहुत ऊंचाई से सीढ़ियों से गिर गई है। उसकी हालत गंभीर है। आईसीयू में रखा गया। ऑपरेशन की तैयारी हो रही है। सिर में बहुत गहरी चोट आई है। ऑपरेशन शुरू हुआ पर जिंदगी मौत से हार गई। विशाखा और धीरज दोनों स्तब्ध रह गए। उन्हें ऐसा झटका लगा था कि अपनी सुध-बुध ही खो बैठे थे। रिया की दादी भी आ गई थी। बेटा बहू को देखकर उन्होंने नफरत से मुंह फेर लिया। पूछताछ हुई। टीचर, स्टूडेंट्स सभी के बयान लिए गए। यही पता चला कि बैलेंस बिगड़ने से नीचे गिर गई। तेरवा निबटने के बाद धीरज ने अपनी माँ को रोकना चाहा, पर उन्होंने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुम दोनों की खुदगर्जी और जिद मेरी पोती को खा गई। मैं उसे अपने साथ ले जाना चाहती थी, पर तुम दोनों ने उसे अपने अहम का मोहरा बनाकर उसकी जान ले ली। तुम दोनों को मैं कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। यह कहकर माँ चली गई। सीमा भी इस दुख से सदमे में थी। फिर उसने जैसे तैसे होश संभाला। धीरज और विशाखा से कहा, मेम साहब, मैं अब यहाँ नहीं रह पाऊंगी। इस घर की दीवारें मेरी रिया की सिसकियों से भरी हैं। उसे मैंने कितनी दफ़ा अपनी गोद में तो कभी छिप कर रोते हुए देखा। कभी कभी तो मेरा मन करता था कि रिया बेटा को लेकर कहीं भाग जाऊं, पर मैं डरपोक थी और ऐसा नहीं कर सकी। अगर चली जाती
तो शायद वो आज जिंदा होती। साहब, मेम साहब, अच्छा होता कि आप बेटी को पैदा ही ना करते। आपका निसंतान होना ही अच्छा था। ऐसे भावना विहीन माता पिता मैंने तो कहीं नहीं देखे। धीरज और विशाखा के पास अब शब्द शायद कहने को कुछ भी नहीं था। जैसे तैसे दिन बीत रहे थे। उन दोनों का लड़ाई झगड़ा एक अजीब सी खामोशी में तब्दील हो चुका था। एक दूसरे के प्रति जो नफ़रत थी, उस पर जो शिकायतें थीं, उन पर एक बर्फ़ की चादर सी पसर चुकी थी। एक दिन की बात है, वह रविवार का दिन था। बड़ी मुश्किल से विशाखा ने रिया के रूम में जाने की हिम्मत जुटाई थी। जब से रिया गई तब से दोनों ने उसके कमरे में कदम तक नहीं रखा था। कैसे माँ बाप हैं दोनों। रिया के रूम में उसका बेड, चादर, तकिया, उसकी किताबें, उसकी पेंसिल, पेन, स्कूल बैग सब वैसे ही रखा हुआ था। अलमारी खोली तो उसके कपड़े नीचे गिर पड़े। उसका हल्का गुलाबी नाइट सूट, जिसे वह अक्सर पहना करती थी। विशाखा रोते हुए अलमारी से सामान निकालने लगी। तभी उसके हाथ एक पिंक कलर की डायरी लगी। उसने कांपते हाथों से उसे खोला। आगे के कुछ पेज फटे हुए थे। रिया ने पेज दर पेज टूटे दिल की दास्तां छोटे छोटे टुकड़ों में दर्ज की हुई थी। पहला पेज, मम्मी पापा, मैं आपको डियर नहीं लिखूंगी क्योंकि डियर का मीनिंग प्यारा होता है और आप दोनों प्यारे तो बिल्कुल भी नहीं हैं। पापा, आप मम्मी को कहते हो कि रिया तुम्हारी बेटी है और मम्मी, आप पापा को कहती हो रिया तुम्हारी बेटी है। आप दोनों ये क्यों नहीं कहते हो कि रिया हमारी बेटी है। अगले पेज पर लिखा था, पता है मम्मी, जब मैं मामा जी के घर जाती हूँ, मामा मामी मुझे बहुत प्यार करते हैं। मम्मी, मामी खुशी को जब प्यार से मेरा बच्चा कहती है तो मुझे लगता है कि क्या मैं प्यारी बच्ची नहीं हूँ। मम्मा, मैं तो आपकी सब बातें मानती हूँ, फिर भी आपने मुझे कभी प्यारा बच्चा नहीं कहा। अगले पेज पर था, मम्मी, जब मैं बुआ के घर जाती हूँ तो बुआ मुझे बहुत प्यार करती हैं, पर खाना अचल की पसंद का ही बनाती है। मम्मा, मुझे भी पनीर बहुत पसंद है। मैंने कहा था कि आप बनाओ, पर आपने कहा मुझे मत तंग किया करो, जो खाना है सीमा आंटी को बोला करो। पता है मम्मा, मैंने अब पनीर खाना छोड़ दिया है, अब मन नहीं करता है मेरा। अगले पेज पर लिखा था, पापा, मैं आपके साथ आइसक्रीम खाने जाना चाहती थी, पर आपने कहा आपके पास फालतू चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। पापा, जब नीलू मासी और मौसा जी मुझे और दक्ष को आइसक्रीम खिलाने ले जाते हैं तो मैं सोचती हूँ कि आखिर वो क्यों नहीं कहते कि ये सब फालतू चीज़ें हैं। पता है मम्मी, मैं अपने घर से दूर जाना चाहती हूँ, जहाँ मुझे ये सुनाई न दे कि रिया को मैं नहीं रखूँगी, जहाँ पापा के चिल्लाने की आवाज़ न सुनाई दे। पापा, अगर मैं बड़ी होती तो मैं आप दोनों को कभी परेशान नहीं करती, मैं खुद ही घर छोड़कर चली जाती। मैं तो आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। पापा, मम्मी, आप दोनों मुझे प्यार क्यों नहीं करते। अगले पेज पर सीमा के लिए लिखा था, आई लव यू सीमा आंटी। मुझे प्यार करने के लिए, जब मुझे डर लगता है, अपने पास सुलाने के लिए, मुझे सीने से लगाने के लिए,
मेरी हर बात सुनने के लिए और अंतिम पेज पर था, दादी, आई लव यू। आप मुझे यहाँ से ले जाओ। आई प्रॉमिस दादी, मैं आपको कभी तंग नहीं करूँगी। विशाखा डायरी को सीने से लगाकर ज़ोर ज़ोर से रो पड़ी। धीरज भी उसके रोने की आवाज़ सुनकर आ गया था। विशाखा ने डायरी उसे पकड़ा दी। पेज दर पेज पलटते हुए उसके चेहरे के भाव बदलते जा रहे थे। वह खुद को संभाल नहीं पाया और ज़मीन पर ही बैठ गया। विशाखा रोते हुए बोली, धीरज, वो एक्सीडेंट नहीं, आत्महत्या थी। सुसाइड किया था हमारी बेटी ने। जिस रिश्ते को हम बोझ समझते थे, उससे हमारी रिया ने हमें आज़ाद कर दिया। धीरज, हम दोनों ने अपनी बच्ची को मार डाला। धीरज फूट फूट कर रो पड़ा। दोस्तों, यह कहानी हर उस घर की है जहाँ माँ बाप बच्चों के सामने लड़ते हैं, झगड़ते हैं, जहाँ दोनों के लड़ाई झगड़ों से घर टूटकर बिखरते हैं और उसका सबसे बड़ा खामियाजा बच्चे भरते हैं। यदि आप अपने बच्चों को अच्छी परवरिश नहीं दे सकते तो आपको बच्चे को जन्म देने का भी कोई अधिकार नहीं है। अच्छी परवरिश केवल रुपए, पैसे, सुख सुविधाओं से नहीं होती है। सुख सुविधाओं के साथ साथ बच्चे को अपने माता पिता का साथ, उनका प्यार भी चाहिए होता है। तभी बच्चा समझ पाता है कि आप अपने बच्चे की भावनात्मक ज़रूरत के समय उसके कितने करीब हैं। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही ज़िंदगी सरिता हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई कहानी को लेकर। तब तक आप अपने परिवार के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। राधे राधे प्यारे दोस्तों।